प्रिय छात्रों, आज सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ विभिन्न माध्यमों की लेखन के पाठ के दूसरा भाग ये है कि प्रिंट माध्यम है क्या। यानी कि प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। ये सब पुनर्जागरण यानी रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं हैं कि ये प्रिंट माध्यमों के वर्ग में अखबारों को रखा गया है, पत्रिकाओं, पुस्तकों को शामिल किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। हम छपे हुए शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं और इसको एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है जिसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं निहित हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा का एक अनुशासन की मांग करता है। हम बोलते समय कुछ भी बोल देते हैं और जब हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक अनुशासित हो जाते हैं। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में भाषा के व्याकरण, वर्तनी, शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएँ। मुद्रित माध्यमों की एक अन्य विशेषता यह है कि ये चिंतन किया जा सकता है। पढ़े हुए शब्दों को पढ़ते समय चिंतन, मनन, विचार और उस पर विश्लेषण भी किया जा सकता है। इस माध्यम से आप गंभीर से गंभीर गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है कि असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर है, जो पढ़ा लिखा है। वही इस माध्यम का आनंद ले सकता है, उपयोग कर सकता है, जिसने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। अब ऐसा है कि प्रिंट माध्यमों की कुछ सीमाएं हैं, कमियां हैं। ये निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम की नहीं है भाई। जो पढ़ा लिखा नहीं वो कैसे पढ़ सकता है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसा आपके पाठक, उस हिसाब से आपको उनके ज्ञान के हिसाब से शब्दों का चयन करना होता है। पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पर रेडियो या टीवी या इंटरनेट की तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। इसमें सबसे बड़ी कमियां ये हैं, 24 घंटे में एक बार साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा होती है, एक डेडलाइन होती है, और इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कल की अखबार छपनी है तो उसकी एक निश्चित समय सीमा होगी। वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक समाचार पत्र में छपने के लिए उस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। प्रिंट माध्यम में लिखने के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि जगह, स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में कोई रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तब उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होते। मुद्रित माध्यम में के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्ध वहीं पर रह जाएगा और फिर इसकी कोई
सुधार की संभावना नहीं है। भाषा सरल हो, सहज हो, बोधगम्य होनी चाहिए, शैली रोचक होनी चाहिए, विचारों में प्रवाह, मायता व तारतम्यता होनी चाहिए। अब देखिए कुछ उदाहरण देख सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज़ ऑस्ट्रेलिया में मिला, ये एक अखबार में खबर छपी। तो इसकी छपाई कैसे से कैनबरा एजेंसी, नेपोलियन बोनापार्ट का जहाज़ ऑस्ट्रेलिया में मिला। इस जहाज़ का इस्तेमाल उन्होंने अपने निर्वासन के दौरान फ्रांस में दोबारा प्रवेश करने के लिए किया था। ये एक उदाहरण हो सकता है। फर्जी दिल्ली शिक्षा बोर्ड का खेल। नई दिल्ली विशेष संवाददाता दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर असली कॉलेज की फर्जी डिग्री मामले में फंस गए, मगर दिल्ली में पूरा बोर्ड ही फर्जी चल रहा था। तो इस तरह के उदाहरणों से आप इसे समझ सकते हैं। अब आइए रेडियो पर चर्चा करें। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनने की एक माध्यम है, इसे सुना जा सकता है। इसमें सब कुछ ध्वनि और स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वो अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रेडियो को सुनते समय आप उसे रोक नहीं सकते। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण के समय का इंतज़ार करना होगा और फिर से शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता, ना ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता उसे स्टेशन को बंद कर दे या बदल दे। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर है, यानी कि इसमें हम बातचीत नहीं कर सकते। माध्यम और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा, शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में सब दृश्यों के अनुसार और उसके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ सब कुछ है। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों के से कई मामलों में भिन्न है। दोनों माध्यमों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन के लिए उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबार या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वेंटेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड किसी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी है। लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें यही स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड का अर्थ है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसे ही आप पहले अपने श्रोताओं को बताएं, फिर उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण। इस प्रकार उल्टा पिरामिड का यही अर्थ है। उसके घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में तथ्यों और सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा जो है कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना के शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। जैसे कि आप टीवी में, रेडियो में बुलेटिन्स आने से पहले ही हेडलाइन आपको बताई दी जाती है कि आज ये खबर महत्वपूर्ण है, तब आप उस खबर के साथ बंध जाते हैं और आप उसे सुनने या देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इंट्रो, समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, यानी समाचार का इंट्रो कराना, मुखड़ा बताना। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है।
बॉडी इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरों को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। समापन इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। आंकड़े समाया जैसे बहुत सारे खबरों को दिखाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिला और 3 बच्चे शामिल। महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई। इस प्रकार से आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा होती है। ये कहने की ज़रूरत नहीं, टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है। इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। टेलीविज़न लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स असमान से होते हैं तो असमान ही बात लिखने में संबंध होता है। जैसे आसमान की बात है तो आसमान लिखेंगे, समंदर की बात है तो समंदर लिखेंगे। अगर कहीं आग लगी हो तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है तो अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन जाता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होती है। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश किए जाते हैं। इसकी शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। दिल्ली में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचना के बाद हमें इस तरह से लिख सकते हैं। आग की लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे से दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई। तो इस प्रकार टीवी के विभिन्न चरण हैं। फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन एंकर, विजुअल एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज। इस सब के लिए आप PDF में इसके विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए इंटरनेट में आप किस प्रकार से पत्रकारिता देख सकते हैं। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब ये एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए शब्द ये अखबार उतने ताज़े नहीं, मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे दो घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब हम पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल कंप्यूटर की ओर बढ़ गए हैं और मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से हम इंटरनेट को अपनी जेब में लेकर फिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जेब के से जब चाहे तब दुनिया की खबरों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमारे पास मोबाइल के माध्यम से और विभिन्न ऐप और विभिन्न सामाजिक मीडिया के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि हम जब चाहे तब जुड़ जाते हैं, पर सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें हम बहुत सारी भ्रामक और गलत सूचनाओं को भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं से भी इंटरनेट पत्रकारिता को बचाने के लिए पत्रकारों का आना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि इन भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए बहुत सारे टीवी में इसकी बारे में दी जाती है कि ये सब भ्रामक हैं। तो इस प्रकार से आप PDF फाइल के द्वारा और भी अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।